नमस्कार, मैं हूँ रजनी गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। आज का मेरा यहाँ पर टॉपिक है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। ये बीए बीएड, बीएससी बीएड के 4th सेम में उपयोगी है। विषय है सीखना और सिखाना, शीर्षक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा का अर्थ 2 तरीके से होता है। एक तो होता है सामान्य अर्थ और व्यापक अर्थ। सामान्य अर्थ में हम यही कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का आंतरिक जोश जुनून वो लक्ष्य की ओर ले जाता है व्यक्ति को। वैसे मोटिवेशन की वीडियो कई लोग कई तरीके से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा उद्देश्य है सीखने पर कि व्यक्ति या छात्र छात्राओं को किस तरीके से हम सिखा सकते हैं। सामान्य अर्थ में हो गया। अब व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ में प्रेरक वह है जिसमें किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति को सबसे पहले प्रेरक वह कार्य या चालक। प्रेरक या चालक का तात्पर्य यह होता है कि जब व्यक्ति किसी कार्य के लिए आगे चलने लगता है या कार्य शुरू कर देता है। अब प्रणोदन या उत्तेजना, प्रणोदन या उत्तेजना का मतलब होता है कि इसे कार्य को और ज़्यादा तेज हो जाता है, उसकी गति और ज़्यादा तेज हो जाती है। प्रोत्साहन का तात्पर्य होता है कि जब बाहर से व्यक्ति मोटिवेट करता है कि हम ये चीज़ देंगे। आप यदि मान लीजिए परीक्षा में परीक्षा देता है बेटा, तैयारी करता है, या कोई छात्र तैयारी करता तो उसके लिए तैयारी के लिए व्यक्ति क्या करता है कि उसको हम मोटरसाइकिल दिलवाएंगे, हम मोबाइल दिलवाएंगे, हम ऐसा करेंगे, उसको प्रोत्साहन देता है ताकि बच्चा और आगे बढ़ सके। तो उसके लिए मोटिवेट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन दे दिया जाता है। उत्सुकता का तात्पर्य होता है कि जब तक यदि कोई भी कार्य है और व्यक्ति उस कार्य करने के लिए अंदर से मोटिवेट नहीं है, अंदर से वह जागरूक नहीं है कि हमें ये काम करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम घोड़े को तालाब तक ले गए और उसे हम पानी पिलाना है, पानी पिलाने के लिए हमने तालाब पास खड़ा कर दिया, यदि वह पानी पीने के लिए अंदर से जागरूक नहीं है कि हमें पानी पीना है, तो हम बाध्य तो कर नहीं सकते। इसी तरीके से यदि बच्चे को हम रोटी देते हैं और उसको खाना खिलाया, तो हम उसके पास थाली तो ले जाएंगे कि खा लो बेटा, खाना खा लो, और लेकिन उसके मुंह में ज़बरदस्ती तो हम डाल नहीं सकते हैं, वो तो उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक व्यक्ति अंदर से उत्सुक नहीं रहेगा कार्य करने के प्रति, तो वह नहीं सीख सकता है। तो उसके लिए ये भी करना पड़ता। और रुचि व्यक्ति की वही की इच्छा पे डिपेंड करता है कि उसकी इच्छा यह कार्य करने की है कि नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन सभी चीज़ों का होना अति आवश्यक है। व्यक्ति के पास यदि इन सभी चीज़ों का नहीं है तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अब अभी हमें निम्न बिंदुओं की उसके अर्थ पर चर्चा करनी है और अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा का चक्र, अभिप्रेरणा का महत्व, अभिप्रेरणा को अभिप्रेरित करने वाली विधियां, मास्लो के आवश्यकता संबंधी हमें विचार भी यहाँ प्रस्तुत करना है, और सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका क्या है, और लास्ट में हमें इसका निष्कर्ष बताना है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे निम्न बिंदुओं को। अभिप्रेरणा का अर्थ, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल, जोश, जुनून होता है और जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल पहले भी दिया कि यदि मान लीजिए बच्चे को परीक्षा में पास होना है, तो उसे आंतरिक रूप से मतलब तैयार रहना पड़ेगा और
अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमने पहले बिंदु बताए कि प्रेरक होना चाहिए और उसमें उत्तेजना भी होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए, रुचि भी होना चाहिए, तभी व्यक्ति को या छात्र को वह सफलता तक ले जाएगा या सफलता उसकी निश्चित होती है इन बिंदुओं के माध्यम से। अब मोटिवेशन का तात्पर्य क्या होता है, मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन को हमें समझने के लिए उसके तात्पर्य को जानना अति आवश्यक है। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोवियर और मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मूव या गति करना। स्किनर महोदय ने अभिप्रेरणा शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है, उन्होंने NH की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नेशनल हाईवे में गाड़ियों की रफ्तार क्या हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, उसी तरीके से मोटिवेटेड व्यक्ति क्या होता है, उसकी रफ्तार सीखने की तेज हो जाती है। अब अभिप्रेरणा की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने क्या दी हैं, अलग अलग दी हैं, जो इस प्रकार है। गुड के अनुसार किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। अब जॉन के अनुसार प्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का वह प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। अब वुडवर्थ महोदय ने आगे कहा है, वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि योग्यता प्लस प्रेरणा, मतलब व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए और मोटिवेट होने, यदि कोई उसे मोटिवेट कर देता है, वह कार्य करने के लिए वो कर देता, मोटिवेट करता है, तो उससे लक्ष्य की प्राप्ति या जो उसने सोचा है या जो कार्य उसे पूर्ण करना है वह निश्चित संभव हो जाता है। अब प्रेरणा की विशेषताएं। प्रेरणा एक मनोशारीरिक एवं आंतरिक प्रक्रिया है। क्या है कि वह शारीरिक और आंतरिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है तो उसकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ जाती है और आंतरिक प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। व्यक्ति उस कार्य के प्रति उत्साह हो जाता है। प्रेरणा जन्मजात तथा अर्जित होती है। और प्रेरणा के अंतर्गत चालक का भी समावेश होता है। चालक जो कार्य करने वाला ड्राइव, यह शक्ति भीतर से जागृत होती है। यह शक्ति कैसी होती है, अंदर से उसकी जागरूकता, अंदर से वह व्यक्ति उत्साह हो जाता है, किसी कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाता है। अब अभिप्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं, इन्हें अलग अलग बताया गया है, निम्न भागों में बांटा गया है। अभिप्रेरणा के निम्न प्रकार हैं। प्राकृतिक अभिप्रेरणा को भी निम्न बिंदुओं के द्वारा समझाया गया है, शारीरिक, सामाजिक और व्यक्तिगत। अब इसका दूसरा प्रकार है कृत्रिम अभिप्रेरणाएं। कृत्रिम अभिप्रेरणाएं भी निम्न रूपों में बांटी गई हैं। पहला है दंड एवं पुरस्कार। अब बालक को यदि दंडित किया जाता है तो उसमें सकारात्मक मतलब यदि उसे दंड थोड़ी बहुत मतलब दंड का प्रावधान रहता है तो उसमें वो डर बना रहता है कि मुझे यह काम इतने टाइम तक करना है, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी या मुझे ऐसा होगा। तो उस अनुसार भी बच्चा क्या होता है, मोटिवेट होता है और उसमें बच्चे को पॉजिटिव मिलता है, जो उसका परिणाम होता है उसे सकारात्मक रूप में मिलता है। अब पुरस्कार के माध्यम से, जैसे कि हम पहले भी बता चुके कि यदि व्यक्ति को ये प्रोत्साहन दिया जाता है या पुरस्कार दिया जाता है कि इसके बदले में ये चीज़ तो हमें प्राप्त हो जाएगी, तो वो मेहनत करने के लिए और ज़्यादा तैयार हो जाता है। अब सहयोग सबसे ज़्यादा है, सपोर्ट। किसी का यदि सहयोग मिलता है तो वह काम और अच्छी तरीके से हो जाता है। लक्ष्य, जब तक व्यक्ति लक्ष्य को नहीं साधता है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, व्यक्ति का सबसे अहम उद्देश्य होता है लक्ष्य। जब वो लक्ष्य को साध लेता है तो वह काम मुश्किल नहीं होता है,
या मुश्किल जरूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है, वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। अब अभिप्रेरणा में परिपक्वता। अभिप्रेरणा में परिपक्वता, जब व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाता है, लेकिन उसमें जितना ज़्यादा आप अभिप्रेरित करेंगे, जितना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, तो उसमें एक बार दो बार मतलब व्यक्ति और ज़्यादा परिपक्व उस कार्य करने के लिए वो आगे तैयार हो जाता है। अभिप्रेरणा और फल का ज्ञान। अभिप्रेरणा और फल का ज्ञान, जब व्यक्ति को अभिप्रेरणा मिल जाती है तो उसे पहले से भी अंदाज हो जाता है कि मैं उसमें सफल अवश्य होऊंगा या होंगी। क्यों? क्योंकि उसे ये अंदाज़ा लग जाता है कि मतलब मैंने ऐसा काम कर लिया या मैं इतनी तैयार हूँ उस चीज़ के लिए या उस परीक्षा देने के लिए मैं इतनी तैयार हूँ कि मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। पहले से ही ये अंदाज़ा हो जाता है कि जब मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सब मतलब हर तरीके से मैं रेडी हूँ, तो मुझे मतलब कोई कार्य करने के लिए या वो चीज़ हमें पाने के लिए या फल प्राप्त करने के लिए हमें कोई चीज़ बाधक नहीं हो सकती है। अब पूरे व्यक्तित्व को लगा देना। पूरे व्यक्तित्व को, जब व्यक्ति को किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी पड़ती है या करना होता है, तो वो क्या करता है, अपने व्यक्तित्व को या अपने जो भी जितना भी उसके मतलब वो रहता है, तो वो सब चीज़ को करने के लिए या पूरी शक्ति लगा देता है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे मतलब लगन से, मेहनत से, उत्साह से कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। अब भाग लेने का अवसर, जब व्यक्ति को भाग लेने का अवसर दिया जाता है कि आपको ऐसा काम करना है या आप भी इसके लिए सहायक बनिए, ये काम आपको भी करना है, तो व्यक्ति को उत्साह होता है और वो काम उसे लक्ष्य की ओर ले जाता है। व्यक्तिगत कार्य प्रेरणा और सामूहिक कार्य प्रेरणा, व्यक्ति विशेष भी कार्य के लिए प्रेरित होता है और समूह कार्य करने के लिए भी प्रेरित होता है। मतलब वो व्यक्ति विशेष के लिए भी कार्य कर सकता है और सामूहिक रूप में भी कार्य कर सकता है या समूह के लिए भी कार्य कर सकता है। प्रभाव के नियम। प्रभाव के नियम हमने सुना ही है कि थायरनडाइक का जो सीखने का नियम है, तो उसमें प्रभाव का नियम बताया गया है कि उसमें क्या बाद में उसका वो होता कि अभ्यास के द्वारा वो होता है, फिर उसमें मतलब वो करता, फिर उसमें प्रभाव के नियम को भी बताया गया कि इसमें लास्ट में परिणाम क्या मिलता है। अब अभिप्रेरणा का चक्र या अभिप्रेरणा की साइकिल। अभिप्रेरणा की साइकिल या चक्र को बताया गया है निम्न बिंदुओं के माध्यम से है। अब यहाँ पे यदि हम किसी जॉब के ऊपर ले लें या व्यक्ति की परीक्षा के ऊपर ले लें या किसी अन्य चीज़ के लिए आवश्यकता के लिए, किसी भी आवश्यकता के लिए ले लेते हैं, तो हमारी मान लीजिए आवश्यकता है जॉब पाने की या हमें छात्र की, तो हम यहाँ पे आवश्यकता लेते हैं जॉब की। तो हमारी आवश्यकता है कि हमें जॉब प्राप्त करनी है, उसके लिए ड्राइव मतलब चालक, हम कई जगह जाते हैं और यहाँ पता किया, वहाँ पता किया कि हमें इस गए यहाँ, और हर जगह जाने के बाद जब हमें देखते हैं कि यहाँ का ज़्यादा अच्छा है, यहाँ का ज़्यादा अच्छा, तो फिर हम उसके प्रति और ज़्यादा तैयार हो जाते कि हमें और अच्छी जॉब पाना है, हम और किसी जगह जाते। तो हमें जब अच्छी वो मिल जाती तो हम लक्ष्य की निर्देशित व्यवहार, उस तरीके का हम व्यवहार देखने लगते हैं कि हमें इस सफलता के लिए कौन कौन से साधन अपनाने चाहिए, तो उन साधनों की तलाश में हम लग जाते हैं। बहुत उत्तेजना का मतलब होता है तीव्र गति से और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम उन साधनों की प्राप्ति के लिए लग जाते हैं और उन साधनों को क्या करने लगते हैं, हम चलने लगते हैं उन साधनों के हिसाब से, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। फिर लक्ष्य की प्राप्ति, जब हम इन सभी साधनों को अपनाते हैं, इन सभी साधनों को साथ लेकर चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। फिर जैसे हमें लक्ष्य मिल जाता है तो उसके बाद हमारी क्या हो जाती है, उत्तेजना में कमी आ जाती है।
तो यही साइकिल का चक्र कैसा, ये चक्र कैसा चलता रहता है। हमारे सामने एक समस्या आती है और फिर हम उसको तैयार रहते हैं उस समस्या को करने के लिए, फिर हम उसमें उस उत्तेजना आती है, फिर उसी व्यवहार को हम साथ में लेते हुए चलते हैं, फिर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती, फिर हमारी उत्तेजना में कमी हो जाती, मतलब हमारी जब लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है तो थोड़ी सी मतलब कुछ दिनों के लिए रुक जाते, फिर हमारे यही साइकिल आगे चलती रहती है। अब अभिप्रेरणा का महत्व, हमारे जीवन में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है या व्यक्ति के जीवन में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। थॉमसन महोदय क्या कहते हैं कि प्रेरणा एक कला है, इसके द्वारा उन छात्राओं में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है जिनमें इस प्रकार की रुचि का अभाव होता है। जहाँ पर बालकों में रुचि तो होती है परंतु वे उनका अनुभव नहीं करते हैं, वहाँ प्रेरणा के द्वारा उन्हें अनुभव कराया जाता है। अब यहाँ पे महत्व के लिए सीखना बताया है कि सीखने का प्रमुख आधार प्रेरणा ही है। जब व्यक्ति सीखता है तो उसका प्रमुख आधार क्या होता है, प्रेरणा। सीखने की क्रिया में परिणाम का नियम एक प्रेरक का कार्य करता है। जिस कार्य को करने में सुख मिलता है वह पुनः करता है और दुख होने पर व्यक्ति क्या करता है, छोड़ देता है उस काम को। यही परिणाम का नियम होता है। लक्ष्य की प्राप्ति, हमने इसे पहले ही बता चुकी हैं कि व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरणा को अपनाता है। मोटिवेटेड व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। चरित्र निर्माण, इससे क्या होता है, व्यक्ति का चरित्र निर्माण में भी अभिप्रेरणा सहायक होती है। अवधान का मतलब होता है ध्यान से देखना, अपने व्यवहार को या सीखने की गति को एक केंद्र लेकर उसे लक्ष्य को साधता है या लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाता है। अध्यापन विधियाँ और पाठ्यक्रम, अध्यापन विधियों को भी अपनाते हुए छात्र चलता है या व्यक्ति चलता है कि हमें इनके माध्यम से हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। पाठ्यक्रम, किसी भी उसके या हमें जिस चीज़ का एग्ज़ाम देना है उसके लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाता है कि इस पाठ्यक्रम के अनुसार आपका इस चीज़ का टेस्ट है। तो उस लक्ष्य को साधते हुए या उस पाठ्यक्रम को साथ में लेते हुए व्यक्ति क्या कर लेता है या छात्र क्या कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अनुशासन, सबसे महत्वपूर्ण छात्र का क्या होता है, डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन। जब तक व्यक्ति या छात्र अपने उसमें अनुशासनबद्ध नहीं रहेगा, टाइम से उठना, टाइम से बैठना, टाइम से पढ़ना, हर चीज़ अगर टाइम टू टाइम करता है तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अब अभिप्रेरणा को अभिप्रेरित करने वाली विधियाँ कौन कौन सी हैं, इसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से जान सकते हैं। संतोष और असंतोष, व्यक्ति में सबसे ज़्यादा होता है संतोष। अगर व्यक्ति में संतोष है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसे संतोष की प्राप्ति होती है तो उसे सफलता निश्चित होती है। लेकिन इसमें यदि व्यक्ति को वो जो लक्ष्य वो प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करता है उसमें उसे वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं मिलती है तो वो उसे असंतोष हो जाता है। और यदि लक्ष्य की प्राप्ति या जो वह लक्ष्य साधता है उसके अनुसार व्यक्ति चलता है तो उसे क्या होता है, संतोष मिलता है। उत्साह वर्धन, मोटिवेटेड व्यक्ति में या छात्र में हमेशा उत्साह बना रहता है किसी कार्य को करने के प्रति। प्रशंसा को सुदृढ़ करना, यदि छात्र की समय समय पर प्रशंसा होती रहती है, छात्र पढ़ता है और उसे बीच बीच में मोटिवेट कर दिया, बीच बीच में उसके प्रशंसा वाले वर्ड छेड़ दिए तो उसे क्या होती है, उस कार्य को और अधिक अच्छी तरीके से सीख लेता है। प्रतियोगिता, समय समय पर छात्रों में प्रतियोगिताओं का भी निर्धारण या प्रतियोगिताएं भी करवाते रहना चाहिए। सहयोग, जहाँ पर छात्र को दिक्कत है वहाँ पे सहयोग भी हमेशा
करते रहना चाहिए। नवीनता, कुछ ना कुछ परिवर्तन हमेशा करते रहना चाहिए। बदलाव हमेशा व्यक्ति को आगे ले जाता है, नीरसता नहीं आती। आप लक्ष्य निर्धारित करना मोटिवेटेड व्यक्ति में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, या अभिप्रेरणा बहुत सहायक होती है। मानसिक तनाव से मुक्ति कैसे? मोटिवेटेड यदि व्यक्ति है तो उसे मानसिक रूप से अभिप्रेरित या तनाव से मुक्ति मिलती है। आदर्श व्यक्ति के स्थापित होते और रुचियाँ, इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने के प्रति छात्र में क्या है? रुचि बनी रहती है। कक्षा को अभिप्रेरित करना, कक्षा को जब मोटिवेटेड छात्र रहता है तो वह कक्षा में भी अच्छी बातें बताता है और छात्रों को भी अपने अनुसार करता है। इसी तरीके से शिक्षक भी, यदि मान लीजिए शिक्षक का व्यवहार अच्छा है, आचरण अच्छा है, तो वह उसकी कक्षा भी अच्छी सुचारू रूप से चलती रहती है। अब मास्लो के आवश्यकता संबंधी विचार, तो मास्लो के आवश्यकता संबंधी विचार हैं जो निम्न बिंदुओं को हमने एक चार्ट के माध्यम से बताया है। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति की सबसे पहले आवश्यकता कौन सी होती है? शारीरिक आवश्यकता होती है, जो उसे भोजन एवं पानी की आवश्यकता होती है। भोजन, पानी, काम आदि की आवश्यकता होती है, जो उसकी पहली आवश्यकता है। फिर इसके बाद उसके सामने दूसरी समस्या आती है, दूसरी आवश्यकता आती है, कौन सी? सुरक्षा संबंधी। व्यक्ति ने भोजन कर लिया, पानी पी लिया, लेकिन उसको रहने के लिए मकान की भी तो आवश्यकता होती है, उसे जॉब की भी तो आवश्यकता होती है। इन सभी चीज़ों की आवश्यकता के लिए मास्लो ने सुरक्षा संबंधी आवश्यकता बताई है। फिर तीसरी है उनकी स्नेह तथा संबंध संबंधी। जब उसकी पहली आवश्यकता शारीरिक हो जाती है, दूसरी आवश्यकता सुरक्षा संबंधी हो जाती है, तो तीसरी आवश्यकता की उसको ज़रूरत पड़ती है किसकी? स्नेह, मतलब शादी संबंध, रिश्तेदारी, तमाम मतलब सभी चीज़ों की इनकी आवश्यकताओं से पड़ती है। फिर है सम्मान की आवश्यकता। जब उसके पास शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, जॉब मिल जाती है, उसका शादी संबंध सब कुछ हो जाती है, तो उसे इज्जत एवं मान सम्मान की भी ज़रूरत। यदि मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे अच्छी सफलता, मैं अच्छा काम करूँगी तो मुझे इस समाज में मान सम्मान, या हर जगह मुझे मान सम्मान मिलेगा। फिर है वास्तविकता या आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकता। लास्ट में जब व्यक्ति को इन सभी चीज़ों की आवश्यकताओं की क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है, ये सभी आवश्यकताएं उसको मिल जाती हैं, तो लास्ट में उसको लगता है कि हमें अब सब कुछ मिल गया, तो वह फिर संतुष्ट हो जाता है। अब है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका। इसकी भूमिका निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। निश्चित उद्देश्य, पहला व्यक्ति को अपना उद्देश्य निश्चित रखना चाहिए, निश्चित उद्देश्य की साधना चाहिए। आत्म अभिप्रेरणा, और फिर इसके बाद आत्म अभिप्रेरणा रहना चाहिए। प्रशंसा और निंदा, समय समय पर इसमें प्रशंसा और निंदा भी काम करती है। और अभिप्रेरणा से ध्यान, रुचि और उत्साह प्राप्त होता है। अभिप्रेरणा से व्यक्ति को क्या? ध्यान, रुचि और उत्साह प्राप्त होता है। परिपक्वता, व्यक्ति जितना जिस कार्य के प्रति परिपक्व रहेगा, तैयार रहेगा, या उस कार्य करने के लिए वो बिल्कुल मतलब पूर्णतया तैयार रहेगा, तो उसे सफलता मिल जाती। अभिप्रेरणा में दृष्टिकोणों का महत्व भी रहता है और बालक के व्यक्तित्व को पहचानना। अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व या बालक के व्यक्तित्व को हम पहचान पाते हैं। फिर प्रतियोगिताएं, समय समय पर प्रतियोगिताओं का भी हमें रखना चाहिए या चयन करना चाहिए। सीखने की इच्छा सबसे पहले या सबसे ज़्यादा होता है कि व्यक्ति को सीखने के
प्रति अंदर से उत्साह रहना चाहिए, अंदर से उसकी इच्छा जागृत रहना चाहिए। क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम पहले भी दे चुके कि यदि हम मान लीजिए घोड़े को तालाब पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पिलाने के लिए क्या कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से मोटिवेटेड व्यक्ति जो होता है या मोटिवेटेड छात्र होता है, उसे क्या होती है, हमेशा हर समय अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है। उसे वह प्राप्त करने के लिए क्या करता है, हर संभव प्रयास करता है और अंततः उसे सफलता भी मिल जाती है, क्योंकि वह उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इतना सब कुछ समझाने के बाद मैं लास्ट में यही कहूँगी कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के जीवन में एवं छात्र के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को मोटिवेट रहना चाहिए। धन्यवाद।